और अब खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल का अहम मुलजिम गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया। विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे के अलावा उज्जैन पुलिस ने इसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। एमपी पुलिस ने विकास दुबे को यूपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। यूपी एसटीएफ विकास दुबे को लेकर कानपुर आ रही है। इससे कबल उज्जैन के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस की पूछताछ में विकास दुबे ने बताया कि उसे डर था कि यूपी पुलिस उसका इनकाउंटर कर देगी, इसलिए उसने फायरिंग कर दी। दुबे ने यह भी बताया कि इनकाउंटर की जानकारी उसे पुलिस जराये से ही मिली थी। दूसरी जानिब विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर उज्जैन इंतजामिया सवालात के घेरे में है। बताया जाता है कि कल रात उज्जैन के डीएम और एसपी ने महाकाल मंदिर का दौरा किया था और महाकाल पुलिस चौकी के इंचार्ज का तबादला भी किया गया था। ऐसी भी खबर है कि दुबे की गिरफ्तारी से एक रोज कबल 8 पुलिस एहलकारों का तबादला किया गया था। विकास दुबे की अहलिया और उसके बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद सियासी पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी हुकूमत जहां अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर बहुत से सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस जहां आला सतही जांच की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के सवालात को नजरअंदाज करते हुए इसे खुद सवालात के घेरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। एमपी में विकास दुबे की गिरफ्तारी के साथ काबीना की मीटिंग मनसूख होने और काबीना के तौसीए के 7 दिन बाद भी वज़रा को कलमदान तकसीम न किए जाने को लेकर सियासी माहौल गर्म है। और मध्य प्रदेश पुलिस और हिंदुस्तान की और भी कई गुप्तचर एजेंसियां जहां जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संपर्क किया था, जिस व्यक्ति को ढूंढने में लगी थी, जो व्यक्ति इतना खूंखार व्यक्ति था कि 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए और बड़ी मज़ेदार और हास्यास्पद स्थिति दिखती है कि वो अचानक महाकाल के मंदिर में, जहां बगैर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कोई आ नहीं सकता, मंदिर में दर्शन के लिए आ जाए और स्वयं आवाज़ लगा के कहे कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि पुलिस ने एक अपराधी को उन्होंने गिरफ्तार किया है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को पुलिस को बधाई देना चाहिए, पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए। अनलगर आरोप लगाने से जहां देश हित की बात आती है, उसमें सभी दलों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। जब चाइना बॉर्डर पे हमारे मिलिट्री के जवान, हमारे सिपाही जब वहाँ लड़ाई लड़ते हैं तो वहाँ सवाल खड़े किए जाते हैं। जब यहाँ पुलिस अच्छा काम करती है तो यहाँ पुलिस के ऊपर और ये अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का कहना है कि खूनख्वार विकास दुबे 7 दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। हरियाणा में इसके छुपे होने की खबर आई, आखिरकार उसे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विकास दुबे उत्तर प्रदेश पुलिस के गिरफ्त से कैसे बाहर निकल गया। 7 दिन वो उत्तर प्रदेश में 2 दिन रहा। भाजपा की सरकार, फरीदाबाद में देखा गया, वहां भी रहा होगा भाजपा की सरकार, और उज्जैन में जहां उसने अपनी गिरफ्तारी दी, वहां भी भाजपा की सरकार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं, वहीं किसी कुख्यात अपराधी को सेफ पैसेज नजर आया? जब 2 दिन वो सिवली में रहा था, कानपुर में, कैसे नहीं गिरफ्तार? जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके हरियाणा गया होगा, कैसे गया? हरियाणा से जब मध्य प्रदेश पहुंचा, और मध्य प्रदेश चाहे जितनी बहादुरी की बातें करे पुलिस, पर यह भी सच है कि 10 घंटे उनके यहां यात्रा करके उज्जैन पहुंचा है। दिल्ली की अदालत ने निजामुद्दीन केस में तबलीगी जमात के 60 मलेशियाई अरकान को फीकस 7,000 रुपये का जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया। इन मलेशियाई बाशिंदों पर वीज़ा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने 8 ममालिक के 76 तबलीगी जमात के अरकान को जमानत पर रिहा किया है। बाशिंदों पर लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन मरकज़ में इज्तिमा में शिरकत करने का इल्ज़ाम है। वाज़ेह है कि इस मामले में पुलिस ने
36 ममालिक के 956 तबलीगी जमात के बैरूनी अरकान पर 48 अलग अलग चार्जशीट और 11 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। मुल्क में कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल पर वजारत दाखिला की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में रोजाना 2,60,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक हिंदुस्तान में सेहतयाब होने की शरह 62.9% हो गई है, जबकि मुल्क भर में 1132 कोरोना टेस्ट लैब काम कर रहे हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक कोरोना के मुतालिक रियासतों के साथ मीटिंग की गई। दिल्ली से मुतालिक कहा गया कि कोविड मामलों में दिल्ली के हालात में बेहतरी आई है। दिल्ली में रिकवरी रेट 72% हो गया और दिल्ली में एंटीजन किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है और यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्क वैक्सीन के ट्रायल में है और हिंदुस्तान में भी वैक्सीन तैयार करने वाले 2 दावेदार हैं। इन दोनों कंपनियों ने जानवरों पर ट्रायल कर लिया है और इन कंपनियों ने इसकी जानकारी DCJ से शेयर की है। यहाँ हम ये निवेदन आपके समक्ष करना चाहते हैं कि जो रिकवरीज हैं वो लगभग दुगनी 1.75 टाइम्स हो गई हैं एक्टिव केसेस की तुलना में। यानी जितने लोग अस्पतालों में एडमिशन के लिए जा रहे हैं उससे कहीं अधिक संख्या में लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये हम आपको रिकवरी रेट की जो बदलने की दर है, रेट ऑफ चेंज आपको दिखा रहे हैं, कैसे रिकवरी रेट राइज कर रहा है। आप देखेंगे कि 10% से ये 26% हुआ, फिर 47% हुआ 31 मई तक और 9 जुलाई को ये 62% हो गया है। अमरावती में कोरोना के मुतासरीन की बढ़ती तादाद के मद्देनजर इंतजामिया ने सह रोज़ा कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि अमरावती जिले में अब तक कोरोना के 800 मामले आ चुके हैं, जिसको लेकर इंतजामिया ने हर हफ्ते 3 दिन कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला लिया है। ऐसे में इस कर्फ्यू के दौरान बिला वजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह भी पुलिस की जानिब से दिया गया है। तंदुरुस्त समझता है और दोस्तों के साथ घूमते रहता है, लेकिन वो कैरियर है। उसके वजह से उसके घर के बीमार आदमी को वो बीमारी हुई, उसके वजह से उसके कोई दोस्त को हुई और वो दोस्त के बीमार रिश्तेदार को हुई। और उन्होंने भी एक गलती की, जो उम्रदराज लोग हैं उन्होंने भी जल्दी उसको जाहिर नहीं किया कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं और जल्दी अगर वो दवाखाना जाते। बेंगलुरु में कोरोना की बीमारी हर दिन नया आंकड़ा पार कर रही है। कोरोना के इस कहर को देखते हुए शहर के कई मसाजिद एक बार फिर आवाम के लिए बंद रहेंगी। अहम बात यह है कि इस मरतबा ये फैसला हुकूमत ने नहीं बल्कि खुद मस्जिद कमेटियों ने लिया है। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड ने आज से मस्जिद कादरिया समेत 4 मसाजिद को आइंदा अहकामात तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह बेंगलुरु के हाजी इस्माइल सेठ मस्जिद, हजरत बिलाल मस्जिद, टेनरी रोड, जमीयत अहले हदीस की तकरीबन 50 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद रहेंगी। समाजी कारकुन BS रफ़ीउल्लाह ने कहा कि बेंगलुरु में रोजाना कोरोना के 1000 केस सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, लिहाजा मस्जिदों दरगाहों के जिम्मेदारान चौकन्ना रहें, मस्जिदों दरगाहों को आर्जी तौर पर बंद रखें। देखते हुए जिसमें कोविड बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया है, कोरोना केसेस के बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं और यहाँ तक कि न्यूज़ में देखने मिल रहा है कि कई जगह बेड्स भी नहीं है गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एक मैसेज है कि अभी ये जो है इट्स ऑलरेडी इन द एयर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये सब हम लोग कंसिडर करते हुए जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि हमारे अंडर जितने भी मस्जिद आ रहे हैं, जुमा मस्जिद, खादरिया मस्जिद, मस्जिद खुदूसिया, ये तमाम मस्जिद पब्लिक के लिए फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट क्लोज़ किए जाएंगे, लेकिन 5 वक्त की नमाज जो है ये तमाम मस्जिदों में चलेगी। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक फैमिली कनेक्टेड डिसीज़ बढ़ने के अवसर कम है। हर जगह कहीं से भी ये स्प्रेड होने के इम्कान ज़्यादा हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन माहौलों में वो अपने ज़िम्मेदार बैठकर बात करें और चंद दिनों के लिए मसाजिद बंद करें, तो इंशाअल्लाह ये कम्युनिटी स्प्रेड होने से वह कम होगी और इसमें हम कामयाब रहें। कोरोना के सबब किर्गिस्तान में 1000 से ज़्यादा बिहार के तलबा फंसे हुए हैं। बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों के ये तलबा किर्गिस्तान में MBBS की तालीम हासिल कर रहे हैं। तलबा के मुताबिक वंदे भारत मिशन के तहत तमाम सूबों के लिए किर्गिस्तान से फ़्लाइट चल रही है, लेकिन बिहार के लिए कोई फ़्लाइट नहीं।
MBBS के ये तलबा बिहार और मरकजी हुकूमत से मदद करने की अपील कर रहे हैं। इनके मुताबिक 1 महीने से कॉलेज बंद है, ऐसे में तलबा बेहद मुश्किल में है। Here the situation is getting worse day by day. Thousands of students are stuck here due to this COVID and the pandemic situation, and there are a lot of flights which are going on in different states, but in Bihar there is none. यहाँ पर हम लोग करीब 1000 छात्र फंसे हुए हैं। अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है और न ही कोई फ्लाइट बिहार के लिए है। कुछ प्राइवेट फ्लाइट्स चल रही हैं जिनका किराया अफोर्ड करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हम लोग लगभग 1000 बच्चे फंसे हुए हैं। हमारी बिहार सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मदद हमें नहीं मिली है और ना ही अभी तक कोई बिहार के लिए फ़्लाइट है। प्राइवेट फ़्लाइट चल रही हैं जिनके पैसे बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है जितनी जल्द हो सके हमें सहायता किया जाए। वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट चलाई गई थी उसमें सिर्फ एक फ़्लाइट दी गई थी बिहार के लिए, जिससे 200 बच्चे यहाँ से जा चुके हैं और ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट यहाँ फंसे हैं जिन्हें घर जाना है और बिहार के लिए कोई फ्लाइट है नहीं और हमारी छुट्टी हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग करीब 1000 छात्र फंसे हुए हैं। अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है और ना ही कोई फ़्लाइट बिहार के लिए है। कुछ प्राइवेट फ़्लाइट्स चल रही हैं जिनका किराया अफोर्ड करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है, तो हमें सरकार से अनुरोध है। कोरोना वबा के कहर ने आम जिंदगी को ही मुतासिर नहीं किया बल्कि सरकारी फलाही स्कीमों की रफ्तार भी धीमी कर दी। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से गरीब और ज़रूरतमंद तबके की लड़कियों की शादी में इमदाद के लिए अमल में लाई जा रही शादी अनुदान स्कीम भी कोरोना वबा के सबब पैदा हुए हालात का शिकार हो गई है। मेरठ में महकमे अक़लियती फलाह से लेकर समाजी बहबूद और महकमे पिछड़ा समाज के ज़ेर एहतमाम अमल में लाई जा रही शादी इमदाद स्कीम की रफ्तार काफ़ी सुस्त हो गई है। गुज़िश्ता 3 माह में लॉकडाउन के सबब जहाँ शादियों के बहुत कम तादाद में ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, वहीं महकमा पिछड़ा समाज के ज़ेर एहतमाम अमल में लाई जा रही शादी इमदाद स्कीम में 300 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। लेकिन कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन की वजह से सरकारी काम मुतासिर होने और बजट हासिल न होने से मुस्तकीन के खाते में शादी इमदाद के 20,000 रुपये की रकम जमा नहीं की जा सकी है। हालांकि महकमे के जिम्मेदार अफसरान का कहना है कि ऑनलाइन दरख्वास्तें मंजूर की जा रही हैं, लेकिन लॉकडाउन में शादियाँ न होने की वजह से दरख्वास्तों की तादाद काफ़ी कम रही है। देखिए, हमारे यहाँ मुख्यतः पिछड़ा वर्ग पूर्णदशम छात्रवृत्ति है, पिछड़ा वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति है, शादी अनुदान योजना है और डोई को लेबल है। इसमें 3 योजनाएं तो हमारी मुख्यतः जुलाई से शुरू होती है, जिसमें लाभार्थियों का चयन जुलाई से शुरू होता है। छात्र भी जब एडमिशन होता है उसके बाद जुलाई से फॉर्म भरना शुरू करते हैं। उनमें तो लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन जो शादी की योजना है वो अप्रैल से संचालित हो जाती है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान शादियाँ भी कम हुई हैं, इसलिए आवेदन में अभी कमी आ रहे हैं। पिछले साल करीब हमारे यहाँ 650 एप्लीकेशन आई थी और सभी को 100% हमने 31 मार्च तक जितने भी थे सभी को लाभान्वित कर दिया था। बजट की कोई कमी नहीं थी। CAA और NRC के खिलाफ तहरीक चलाने वालों पर पुलिस आहिस्ता आहिस्ता शिकंजा कसती जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर 2019 को हुए हंगामी हालात के लिए AMU के साबिक तालिब इल्म शर्जील उस्मानी को आज अलीगढ़ पुलिस आजमगढ़ से लेकर आई है। पुलिस ने इसे अदालत के सामने पेश किया, जिसके बाद अदालत ने शर्जील उस्मानी को जेल भेज दिया। शर्जील उस्मानी को गुज़िश्ता शब लखनऊ के STF टीम ने इसके आबाई वतन आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था। सर्किल ऑफिसर अनिल समानिया ने बताया कि शर्जील पर NRC के लिए तलबा को भड़काने, दंगा कराने जैसे अहम दफात में मुकदमा दर्ज है। याद रहे कि शहरी तरमीम कानून के खिलाफ चलाई गई तहरीक के दौरान हुए तसादुम में शर्जील को पुलिस अहम मुलजिम करार दे रही है। पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी को गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इनके ऊपर CAA और NRC के दौरान हुए धरना प्रदर्शनों में तथा 15 दिसंबर को जो AMU प्रमुख घटना हुई थी उसमें ये नामजद अभियुक्त हैं। आज इनको न्यायालय में पेश करके जेल भेजा गया है। कितने मुकदमे थे इसके अंदर? 4 मुकदमों में इनका आज वारंट बना है। महाराष्ट्र में मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर उठ रहा है। ये मांग उस वक्त की जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन का मामला ज़ेर गौर है। महाराष्ट्र जन जागरण समिति और दीगर फलाही तंजीमों की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में एक मुतालबाती मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर तालीम और मुलाजमत में 5% रिजर्वेशन की मांग की गई। समिति के सदर मोहसिन अहमद का कहना है कि वो पिछले 10 साल से रिजर्वेशन के लिए मुसलसल तहरीक चला रहे हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि रियासती हुकूमत मुसलमानों के इस देरीना मांग को पूरा करेगी।
नौकरी के साथ दिया जाए, इस तरह का हमने निवेदन दिया है। मराठा रिजर्वेशन जो का मसला सुप्रीम कोर्ट में है और वो अनकरीब में जाहिर हुआ और मराठा समाज को मुस्लिम समाज ने जाहिर पाटिंबा दिया, उनके साथ रखा और वो अब जाहिर होगा। हमारा ऐसा पूरा वो है, उसके साथ मुस्लिम रिजर्वेशन भी दिया जाए। हम चाहते हैं हुकूमत से कि रिजर्वेशन नौकरी के साथ तालीम में भी हो और नौकरियों में भी हो, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके पढ़े और कुछ बने, उनको नौकरियां मिले, सरकारी नौकरियां मिले। हमारी माशी हालत बहुत ख़राब है, हम मुतवस्सित तबके में हैं और हम चाहते हैं हमारी माशी हालत सुधरे और ये काम जब भी हो जाएगा जब हमको नौकरियां मिलेंगी। कर्नाटक के रायचूर के जिला वक्फ ऑफिसर मोहम्मद उमैर अहमद ने स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से शुरू करदा एजाजिया पेंशन स्कीम से इस्तेफादा करने की खिदमत से सुबकदोशी आइमा इकराम और मौजनीन से अपील की। इन्होंने बताया कि सुबकदोश इमाम को 2000 रुपये और मौजिन को 1500 रुपये हदिया दिया जाएगा। उमैर अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि रायचूर जिले के मुख्तलिफ मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो इस सिलसिले में सुबकदोश आइमा इकराम और मौजनीन में शऊर बेदार करें। ऑफिस में मिलता है, आप यहाँ पर मस्जिद के जिम्मेदार के साथ पहुँच के मस्जिद के एक लेटर हेड पे सर्विस सर्टिफिकेट और साथ ही साथ आपके सेक्रेटरी या सदर साहब की सिग्नेचर के साथ आप यहाँ दरख्वास्त दीजिए, इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके लिए और कुछ मज़ीद बात यह है कि 10 साल सर्विस करना ज़रूरी है। अगर एक मस्जिद में 10 साल सर्विस ना हो तो 3-4 मस्जिद में अगर सर्विस हुई है, पूरे मिला के अगर 10 साल हो रहे तो भी ये एलिजिबल होते हैं। झारखंड बोर्ड के 10वीं के इम्तिहान में सीमाब जरीन को रांची जिला टॉपर बनने का एजाज हासिल हुआ है। इस कामयाबी से सीमाब और उसके घर वाले खुशी का इजहार कर रहे हैं। डोरंडा वाक़े SS हाई स्कूल के तालिबा सीमाब जरीन ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तहत मेट्रिकुलेशन इम्तिहान में पूरे रियासत में 5वां जबकि रांची जिले में अव्वल मुकाम हासिल किया है। पेशे से बावर्ची सीमाब जरीन के वालिद और उनकी शरीक हयात अंजुम फातिमा अपनी बेटी की इस कामयाबी से बेहद खुश है। सीमाब जरीन ने मुस्तकबिल में एक डॉक्टर बनकर आवाम की खिदमत करने का अज़्म जाहिर किया। शिमाब जरीन है, मैंने मैट्रिकुलेशन झारखंड बोर्ड में मैं रांची टॉपर बनी हूँ और मेरा ओवरऑल झारखंड में 5th रैंक आया है और मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सब अल्लाह का कर्म है, इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसे भी कामयाबी अता फरमाएगा और मैं आगे चलकर सर्जन डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पहले तो हम बहुत खुश हैं और आगे वो जो चाहती है अल्लाह उसकी मदद करे, उस पर रहम करे, रहमत की नज़र करे और आगे भी कामयाब हो, उसकी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल। ये हम चाहते हैं कि उसकी कामयाबी हो, उसकी ख्वाहिश पूरी हो। हाँ तो है, अल्लाह उसको कामयाब करे और जितना सकेंगे कोशिश करेंगे, अल्लाह मदद करे। कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत है। और क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि बेटी कामयाबी का सीढ़ी तय करे। अल्लाह का करम और एहसान है कि आज हमारी 5वीं पोती सीमाब जरीन। मगरबी उत्तर प्रदेश का शहर अलीगढ़ मरकजी हुकूमत की स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन आज भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कमेटी के कारकुनान ने सीनियर लीडर आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अलीगढ़ नगर निगम पर ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए एक आरदाश्त सिटी कमिश्नर अलीगढ़ के नाम पेश की, जिसमें शहर की बदहाली से वाकिफ करवाया गया। साथ ही मुतालबा किया गया कि बरसात के मौसम में अगर बर वक्त इकदाम नहीं किए गए तो शहर एक बार फिर तालाब में तब्दील हो जाएगा। द्वारा आपके इंजीनियर आगा यूनुस जो महासचिव हैं कांग्रेस के, इनके माध्यम से आप ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा बताया गया है कि नालों और जल भराव की समस्या को देखते हुए भविष्य में कि नालों की सफाई पूरी तरीके से कराई जाए। इसके अतिरिक्त कुछ कूड़ा घर के दादूपुर के विलोपित जो कूड़ा घर नहीं है उसके ऊपर कूड़ा डालने की समस्या के बारे में बताया। अन्य कुछ समस्याएं भी हैं जो सामान्य रूप से पानी की निकासी और पानी के पेयजल के संबंध में दिया गया है। इनके द्वारा जो तथ्य बताए गए इनका हम परीक्षण करते हैं। यदि कहीं पे कोई समस्या शेष रही होगी तो उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया। नगर निगम ने 5 मुख्य नाले हैं वो साफ़ नहीं किए, बरसात बिल्कुल सर पे खड़ी है। 29 संपर्क नाले हैं वो साफ़ नहीं किए। आज जो है पूरी अलीगढ़ की जनता इस बात से परेशान है क्योंकि पिछले साल अलीगढ़ के अंदर तमाम मार्केट में तमाम रोडों पर जल भराव हुआ, जिससे जनता का भारी नुकसान हुआ है और नगर निगम चेतने का नाम नहीं लेती। ये जो कार्य समय पूर्व करना चाहिए वो नहीं करती। इसलिए हमने आज नगर निगम को चिताया है और ये प्रदर्शन किया है और उन्हें आगाह किया है कि अगर जनता के साथ उन्होंने अगर जनता को सड़कें नहीं दी और पीने का पानी नहीं दिया और कूड़े और गंदगी साफ नहीं की तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो इसलिए नगर निगम से हमारा आग्रह है कि चेत जाएं और युद्ध स्तर पर जनता के लिए कार्य करें।
जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में कल शाम मिलिटेंटों के एक बड़े हमले में बीजेपी लीडर शेख वसीम बारी, इनके छोटे भाई और वालिद की मौत हो गई। हाई सिक्योरिटी जोन में हुए इस हमले को लेकर पुलिस ने अपनी चूक तस्लीम की है। पुलिस का कहना है कि इन्होंने इस हमले में मुलविस मिलिटेंटों की शिनाख्त कर ली है और जल्द ही इनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पेश है बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। बांडीपुरा कस्बे में बुध की शाम 8:45 बजे के करीब मिलिटेंटों के एक खौफनाक हमले में बीजेपी के नौजवान लीडर शेख वसीम बारी, उनके छोटे भाई उमर बशीर और वालिद बशीर अहमद शेख की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक बारी अपने भाई और वालिद के साथ अपने दुकान में बैठे थे। इस दौरान 2 मिलिटेंटों ने दुकान में दाखिल होकर इन पर नजदीक से गोलियां चलाईं। तीनों जख्मी अफराद को अगरचे फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों की मौत हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद पूरे बांडीपुरा में दहशत का माहौल छा गया। पूरे कस्बे में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। उधर मुल्क भर से मुख्तलिफ सियासी लीडरान के साथ साथ मुकामी सियासी पार्टियों ने भी इस हमले की शदीद मजम्मत की। उधर दिन भर सिविल इंतजामिया के साथ साथ बीजेपी और दीगर सियासी पार्टियों से वाबस्ता लीडरान ने शेख वसीम के घर पहुंचकर लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत किया। घिनौना वाली हरकत की गई है, इसमें काफी आक्रोश है पूरे हिंदुस्तान, भारत के अंदर पूरे जनशक्ति जितने भी मिले हुए हैं और इस तरीके से हत्या की जाती है यहाँ के नागरिकों की। हम इस बात को लेकर पूरी निंदा करते हैं इस शर्मनाक हरकत को। शेख वसीम बारी 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इनके छोटे भाई उमर बशीर भी बीजेपी के यूथ लीडर थे। इनके वालिद भी पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गए थे। शेख वसीम बारी के पार्टी में शामिल होते ही बांडीपुरा जिले में न सिर्फ पार्टी ने तहसील सतह पर हर जगह यूनिट कायम किए, बल्कि इनकी बदौलत ही बीजेपी ने पूरे बांडीपुरा जिले में अपनी बुनियाद कायम की थी। शेख वसीम बारी बांडीपुरा में बीजेपी के पहले जिला सदर थे। ताहम कुछ अरसा कबल ही इन्हें पार्टी ने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग का इंचार्ज मुकर्रर किया था। बीजेपी में इनके सरगर्म रोल की वजह से ही पार्टी की आला क़यादत इनसे काफी खुश थी। पार्टी ने इन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी थी। उधर इस हमले को लेकर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का कहना था कि हमला एक मंसूबाबंद तरीके पर किया गया है। आईजीपी के मुताबिक शेख वसीम बारी को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई थी। अभी जब यहाँ आए हैं तो मौका का मुआयना किए हैं, सीसीटीवी फुटेज पूरा डिटेल में देखे, ऑफिसर से बात किए और देखने के बाद ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक है। और कल जब शाम में 8:45 बजे जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव यहाँ से घर वापस आए तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए। उनके पीएसओ सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है। उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। इस हमले को लेकर पुलिस ने अपनी चूक तस्लीम की है। आईजीपी कश्मीर का कहना था कि शेख वसीम की हिफाजत के लिए 10 पीएसओज तैनात थे। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के इल्जाम में तमाम 10 एहलकारों को मुअत्तल करने के अलावा इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बहुत जल्द इन्हें अपनी नौकरियों से बर्खास्त भी किया जाएगा। बांडीपुरा में जाए वारदात का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए आईजीपी का कहना था कि इस हमले में लश्कर तोयबा से वाबस्ता एक मुकामी मिलिटेंट आबिद और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मुलविस हैं। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि शेख वसीम बारी का मकान और दफ्तर पुलिस स्टेशन से सिर्फ चंद गज की दूरी पर है। इसके इर्द गिर्द फौज के कैंप वाक़ होने के अलावा सीआरपीएफ का कैंप, पुलिस लाइंस और एसएसपी का ऑफिस भी मौजूद है। और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोयबा का ग्रुप के मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। कि सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी। 2 सिक्योरिटी विंग से था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 8 था, टोटल 10 सिपाही थे। उस टाइम में उनके घर में 8 सिपाही था, जो मोर देन इनफ होता है। अगर 2 पीएसओ भी उनके साथ रहता तो शायद ये लोग मिलिटेंट को मार लेता। तो ये हमारे साइड से, हमारे जवान से चूक हुई है। इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है, उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं और ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है। इस हमले का एक दर्दनाक पहलू ये भी है कि पिछले साल ही शेख वसीम बारी की वालदा एक सड़क हादसे में फौत हो गई थी। अब इसी खानदान में मजीद 3 अफराद की मौत हो गई। ऐसे में अब इस घर में सिर्फ शेख वसीम की जमासाल बहन और उनकी बेवा,
इनके छोटे बच्चे हैं। इन हादसे के बाद वो मुसीबत के पहाड़ के तले दब कर रह गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बाड़ीपुरा से सईद की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com।